स्टूडेंट, रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का जो पार्ट फर्स्ट है उसका अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लासों में भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ा और आप भी हम इसी को आगे पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषता, उसके हम जो मूल अधिकार मूल कर्तव्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा था भाई भारतीय संविधान में मूल संविधान में 7 जो मूल अधिकार थे, बाद में ये जो मूल अधिकार है वो घटकर 6 रह गए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, उसके अनुसार क्या है, कब हुआ था ये संशोधन? 2009 में इसको पारित किया गया और इसको लागू किया गया 2010 के अंदर लागू किया गया। इसके अंतर्गत जो 21वां आर्टिकल है, मतलब 21वां अनुच्छेद है, इसके आगे एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, ठीक है ना। 21A अनुच्छेद के अनुसार 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। और यही अधिकार किस में जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंदर इस अधिकार को जोड़ा गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि MC छागला के अनुसार, MC छागला ने क्या कहा कि जो एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि जिस पर हर कोई देश को गर्व होगा या सभ्य देश गर्व करेगा, ठीक है। तो भाई स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, ठीक है ना। और हमारे जो अधिकार है, मूल अधिकार है, इनकी जो रक्षा है वो भी कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायालय है, ये क्या करती है? अपने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है। इसके आगे पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मूल कर्तव्य के बारे में, कि हमारे संविधान में कितने कर्तव्य, मूल कर्तव्य थे 10। वो भी कब? 42 संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को क्या किया गया? जोड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके अनुसार कौन सा अधिकार बनाया गया? शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो उसी शिक्षा के अधिकार को किस में जोड़ दिया गया? मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया। अब बढ़कर कितने मूल कर्तव्य हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। अब हम 11 मूल कर्तव्यों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये मूल कर्तव्य क्या थे और मतलब हमारे जो मूल कर्तव्य में हमें किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान मूल कर्तव्य 11 है। तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है ना। पहला मूल कर्तव्य क्या है अपना? कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी क्या करें? आदर करें। स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य अपना भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। चौथा मूल कर्तव्य देश की रक्षा व राष्ट्र की सेवा करें। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है ना। इसके आगे छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां अपना जो कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहे। और 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मतलब क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधि होती है उसमें क्या बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ठीक है ना। सार्वजनिक संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना। मानववाद, ज्ञानार्जन दृष्टिकोण तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का क्या समझे? महत्व को समझे। इसके अलावा जो 11वां मूल कर्तव्य है वो है अपना 11वां मूल कर्तव्य है जो हमने बताया था। इसको 2010 में जो 86वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे जो 11 मूल कर्तव्य पूरे होते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व। संविधान की अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व मैंने कहा था, हमारा जो भारतीय संविधान है ये उधार का थैला कहलाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान सबसे बड़ा है और
कई देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारे संविधान का निर्माण किया गया। तो अलग अलग संविधान से हमने अलग अलग जो नियम वगैरह लिए हैं, जिसमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। जो हमने जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और आयरलैंड के संविधान में भी देखा जाए तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड ने कहाँ से लिए? तो ये लिए स्पेन के संविधान से लिए है, ठीक है ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत क्या है अपने संविधान के लिए? आयरलैंड का संविधान इसका स्रोत है। इसके अलावा जो भाग 4 है, हमने 22 भाग पढ़े थे, उसमें भाग 4 के अंदर इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक किसका वर्णन है? और आर्टिकल 36 से लेके 51 ये किस में आता है? भाग 4 में। और 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखा गया है, मतलब उसमें वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भविष्य में बनने वाली सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। लेकिन वो सरकार, देखो इसमें इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि जो भविष्य में बनने वाली सरकार है वो इनको अपना भी सकती, नहीं भी अपना सकती। इसके लिए न्यायालय में कोई भी किसी भी तरह का अपन केस या वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। भाई मान लो नीति निर्देशक तत्व है, अगर आने वाली सरकार इनका पालन नहीं करे तो हम इसके लिए कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते। हाँ, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, हमारे मूल अधिकारों का हमें लाभ नहीं मिलता या हमारे मूल अधिकार हमसे छीने जाते हो तो हम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, वो वाद योग्य है। बट नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। आने वाली सरकार इसको माने या उसको अपनाए, ठीक है ना, और तो अच्छा है, नहीं अपनाए तो वो हम न्यायालय उसको किसी प्रकार की सज़ा नहीं दे सकती, ठीक है ना। तो नीति निर्देशक तत्व भविष्य में बनने वाली सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य के लिए ये जो तत्व है वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। भाई सरकार माने, अपना इच्छा है, अपने मतलब अपना सरकार की इच्छा होती है तो उसको मान भी सकती है, अपना भी सकती है और नहीं भी अपना सकती है, ठीक है ना। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए क्या है कि जो आने वाली सरकार है उसके लिए किसका काम कर सकती है? पथ प्रदर्शक का काम कर सकती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया जा सकता तो आने वाले चुनावों में वह सरकार, उस सरकार की क्या होगी? बहुत बुरी हार होगी। मतलब आने वाले टाइम में वो सरकार टिक नहीं सकती जब तक वह इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर सकती, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अभी तो संविधान की जो विशेषता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 1-2 क्लास में संविधान की विशेषताएं खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आगे जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान, इसका आगे और अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।